हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इशिता। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि मुल्क राज आनंद जी के द्वारा लिखा गया है, उसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो जैसा कि हम जानते हैं, सेशन 2020 में कुछ चैप्टर CBSE के द्वारा डिलीट किए गए हैं, जिसमें पहला चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, एंड चैप्टर नंबर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। इन दोनों चैप्टर्स को हटा के सारे चैप्टर्स आपके कोर्स में आएंगे। तो कमिंग बैक टू द चैप्टर, तो सबसे पहले जो हमारी सामने ये पिंक कलर की लाइंस हैं, मैं इसको बताऊंगी क्योंकि बेसिकली चैप्टर हमारा इसी में ही बेस्ड होता है, इसी में ही मेन क्वेश्चन हमारा पुट ऑन करता है ऑथर। तो लेट्स स्टार्ट। A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. तो इस चैप्टर में एक बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर मतलब मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, और एक्साइटेड भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ हैं और बहुत सारे टॉयज़ हैं। जैसे कि छोटे बच्चे जब भी किसी मेले में या किसी भी कहीं भी इस टाइप की जगहों पे जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, तो वो भी उन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको वो सब ख़रीद के नहीं देते हैं। अब वो क्यों नहीं ख़रीद के देते हैं वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। Why then does he refuse to accept them when someone else offers them to him? अब मेन क्वेश्चन ये है कि जब जैसे हमने अभी पढ़ा कि उसके पेरेंट्स ने उसको नहीं ख़रीद के दिया वो सब, तो जब उसको किसी और ने वो चीज़ें ख़रीद के दी तो उसने मना क्यों कर दिया। तो बेसिकली हमारा चैप्टर इन्हीं कुछ लाइंस पे बेस्ड है, और चलिए हम आगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो इस पैराग्राफ में हमको बेसिकली वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एक सीन हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। तो वह बसंत का त्यौहार था। ये कब की बात हो रही? जब वो लोग वहाँ पे मेले में घूमने गए थे, तो तब वहाँ पे बसंत का त्यौहार चल रहा था। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। तो अब यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि पतली पतली गलियों में लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, सर्दी का मौसम भी था, थोड़ी ठंड भी थी, तो वहाँ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोग छाँव के रास्ते, पतली पतली गलियों में छाँव के रास्ते निकल रहे थे। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ लोग घोड़ों के ऊपर सवारी करके जा रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, और कुछ बुलेट कार्ट्स में भी सवारी कर रहे थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा अपने फादर की लेग्स के बीच से, मतलब उनके पैरों के बीच से भागा। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, वो मतलब यहाँ पे उसका एक्साइटमेंट दिखाया जा रहा है कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है वहाँ पे जाने के लिए कि वो अपने फादर के लेग्स के बीच से भागा। तो यहाँ बेसिकली हमको पूरा एक सीन दिखाया गया है कि उस फेयर में क्या क्या चल रहा है। वेलकम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. अब उसके मम्मी पापा उसको बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, इधर आओ। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जो भी पीछे शॉप्स थीं उनको देख के वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका था कि वो उनसे नज़रें नहीं हटा पा रहा था। तो इस वजह से उसके मम्मी पापा उससे आगे निकल गए थे और वो पीछे रह गया था। फिर भी वो इतना अच्छा बच्चा था, वो ओबीडियंट था, उसने अपनी मम्मी पापा की बात सुनी और वो तुरंत भाग के अपने मम्मी पापा के पास गया। लेकिन वो पास तो गया अपनी बात मान के, लेकिन उसका मन तब भी उन टॉयज़ में ही फंसा हुआ था। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. अब
जैसे ही वो वहाँ पहुँचा जहाँ पे उसके माता पिता खड़े हुए थे, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। किस चीज़ से रोक नहीं पाया? अपने मन की बात को सामने रखने के लिए। अब उसके मन की बात क्या थी कि उसको वो खिलौने चाहिए थे, लेकिन वो ये बात जानता था कि उसके माता पिता उसको वो चीज़ें नहीं दिलाएंगे, और वो चीज़ें उसको उनकी आंखों में दिख गई थी, वो फील उसको आ गया था। फिर भी उसने अपने मन की बात उनके सामने रखी कि शायद ये मुझे वो चीज़ें ये लोग मुझे दिला दें। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लेड इट। उस बच्चे ने क्या कहा कि मुझको वो खिलौने चाहिए। अब उसके फादर का रिएक्शन क्या होता है इस पर? हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे। टायरेंट्स का मीन्स क्या होता है? गुस्सा, गुस्से भरा एक एक्शन। जैसे हम किसी को कभी गुस्से में देखते हैं तो हम उसको यहाँ पे टायरेंट कह सकते हैं। तो मीनिंग ऑफ टायरेंट इज अ एंग्री इमोशन। ओके, सो हिज फादर, उसके पापा ने उसको रेड आइड मतलब गुस्से से, फैमिली टेरेंट वे मतलब बहुत गुस्से भरी आंखों से देखा। हिज मदर, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look child, what is before you?" अब उसके फादर बहुत गुस्से में तो थे ही। उसकी माँ ने क्या कहा? उसकी माँ, जैसे कि जो वो दिन था, इतना अच्छा दिन था, तो वो उस दिन की मतलब उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी थी उस टाइम, तो उन्होंने सारी बातों को साइड में रख के अपने बच्चे को अपनी फिंगर दी, और उस बच्चे ने अपनी मम्मी की फिंगर को होल्ड किया, और उसकी मम्मी ने उससे क्या बोला कि देखो बेटा तुम्हारे पीछे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. तो उसके पीछे उसकी माँ ने उसको पीछे क्या दिखाया? पीछे एक बड़ा सा मस्टर्ड का फील्ड था जिसमें मस्टर्ड के फूल आ चुके थे। मस्टर्ड मीन्स सरसों। तो उसने अपने बेटे को वो दिखाया। पेल लाइक, पेल मतलब येलो कलर, ठीक है, येलो कलर का था वो, और कैसा लग रहा था कि जैसे मेल्टिंग गोल्ड, पिघला हुआ सोना पूरे लैंड पे बहुत मीलों मीलों दूर वो फैला हुआ हो। A group of dragonflies were bustling about on their gauzy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब उस खेत में उसने क्या देखा कि वहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाइज़ का ग्रुप है जिनके पर्पल विंग्स हैं। गॉजी मतलब चमकीले, GODGY, आप इसको नोट कर लीजिएगा। गॉजी मीन्स ब्राइट, चमकीले, अपने चमकीले पर्पल विंग्स को फैला के वो लोग उड़ रहे थे। इंटरसेप्टिंग मतलब किसी के काम में बाधा डालना। इंटरसेप्टिंग मतलब किसी के वर्क में बाधा डालना। अब उन्होंने क्या करा? इंटरसेप्ट किसको किया? एक अकेली उड़ रही मधुमक्खी को या फिर बटरफ्लाई को जो फ्लावर्स की स्वीटनेस को चाहती थी और वो उसको ढूंढ रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. अब उन सबको देखिए, वो बच्चा गेज मतलब अपनी आँखों से आसमान में उनको देख रहा था और उनको फॉलो कर रहा था, और वो तब तक उनको फॉलो कर रहा था जब तक वो ये नहीं चाहता था कि उनमें से कोई भी एक बैठे और वो उनको पकड़ ले। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन हर बार क्या होता था, वो किसी ना किसी तरह से फ्लटर करके मतलब हिल के, फ्लैप मतलब थरथरा के हवा में उड़ जाती थी। जैसे कोई अगर बैठती थी तो वो उड़ जाती थी। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल। कॉशनरी मतलब क्या होता है? कॉशनरी का मतलब होता है चेतावनी देना। तो यहाँ पे चेतावनी मतलब क्या होता है? उन्होंने उसको एक आवाज़ लगाई, मतलब अपने बच्चे को थोड़ा सा होता नहीं, मम्मी लोग थोड़ा सा बच्चों को डरा के थोड़ा सा रखती, तो उन्होंने उस तरीके से उसको आवाज़ लगाई। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। वो क्या कहती हैं? जल्दी से इधर आओ, जल्दी से फुटपाथ पे आओ मेरे साथ।
He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब जैसे कि उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगाई कि इधर आओ फुटपाथ पे, तो वो उनकी आवाज़ को सुनी उसने, और वो गेली मीन्स बहुत उत्सुकता से, विद जॉय. गेली मीन्स विद जॉय. यू कैन नोट इट ऑल्सो. गेली मीन्स जॉय. एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ दैम फॉर अ वाइल. एब्रेस्ट मतलब कि जिस तरफ वो लोग चल रहे थे वो उनके साथ उसी तरफ चलने लगा. लाइक अगर वो लेफ़्ट में चले थे तो वो अपने मम्मी पापा के साथ लेफ़्ट में ही चल रहा था. Being, however, soon left behind. हालांकि थोड़ी देर के बाद वो उनसे अलग हो गया था. अलग हो गया था मतलब जैसे कि वो मेले में उसको वहाँ पे खिलौनों ने अट्रैक्ट किया, यहाँ पे भी उसको किसी चीज़ ने अट्रैक्ट किया, इसी वजह से वो फिर से पीछे हो गया. Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब क्या होता है, वो पीछे क्यों रह जाता है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है. अब है कि हाँ, जो इंसेक्ट्स और वर्म्स होते हैं, कभी गर्मी का मौसम होता है तो कीड़े मकोड़े सड़कों पे आ जाते हैं. तो उन्हीं कीड़े मकोड़ों को देखते हुए उसने क्या करा, वो उनको देख रहा था, और जो उनको देख रहा था और वो वहीं पे बिज़ी हो गया. अब वो कीड़े मकोड़े अपनी हाइडिंग प्लेसेस मतलब कूल जगह से वो लोग थोड़ा सनशाइन में आए, तो उनको देख के वो वहाँ पे रुक गया. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रही, कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझको नीचे कमेंट सेक्शन में या मेरी पर्सनल वॉल पे आप जाके मुझको पर्सनली वो चीज़ें पूछ सकते हैं. ओके. सो मूविंग फर्दर. कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अब फिर से उसके मम्मी पापा उसको बुलाते हैं क्योंकि वो पीछे रह गया था. उसके मम्मी पापा कहते हैं कि जल्दी से इधर आओ, कम चाइल्ड कम. अब वो कहाँ से बुलाते हैं उसको, वो एक ग्रूव मतलब अ बंच ऑफ ट्रीज़. कहीं पे छोटे छोटे आप लोग देखते हैं रोड के साइड में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, तो वहीं पे वो एक वेल के किनारे पे बैठे, वेल मतलब कुएं के किनारे पे बैठे हुए थे, और वहाँ से अपने बेटे को बुला रहे थे कि यहाँ पे आ जाओ, और वो भाग के उनके पास चला गया था. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. अब जब उसके माता पिता उसको ग्रूव मतलब जहाँ वो पेड़ों के बीच में बैठे हुए थे वहाँ उसको बुलाते हैं, तो अब वो वहाँ पे जब जाता है, जैसे ही वो उसके अंदर एंटर करता है, तो वो क्या अपने वहाँ पे क्या होता है, एकदम से उसके ऊपर पेटल्स मतलब फूल की पत्तियाँ गिरने लगती हैं, और वो उसके हाथ पे गिरती हैं. बट लो, लेकिन एकदम से क्या होता है, ही हर्ड द कूइंग मीन्स वॉइस. कूइंग किसकी वॉइस होती है, डव्स की. डव एक ऐसा पक्षी होता है जो सिमिलर होता है पिजन मतलब कबूतर की तरह. तो अपने माता पिता की तरफ आवाज़ देता है, द डव. कहता है मम्मी पापा देखिए डव. और वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, उसकी आवाज़ को देख के इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपने हाथों से जितने भी पेटल्स होते हैं वो सब फेंक देता है या फिर गिर जाते हैं उसके हाथों से, और फिर वो उस आवाज़ का पीछा करने लगता है. कम चाइल्ड कम, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब वो फिर से अपने बच्चे को आवाज़ लगाते हैं कि कम चाइल्ड कम. फिर वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जो उनका बेटा है वो बनियन ट्री के आसपास चक्कर मार रहा है. केपर्स मतलब खूब नाच रहा है, चक्कर मार रहा है, उसके आसपास गोल गोल कर रहा है. एंड गैदरिंग हिम अप, और उसको गोदी में उठाते हैं. दे टुक द नैरो विंडी फुटपाथ विच लेड टू द फेयर. फिर वो क्या करते हैं, बच्चे को फिर से आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम. जो
बेनियन ट्री के आर पार वाइल्ड कैपर्स मतलब नाच रहा था, कूद रहा था, भाग रहा था और गोल गोल चक्कर लगा रहा था, उसको कहते हैं कम चाइल्ड कम। एंड गैदरिंग हिम अप, और उसको गोद में उठाया। दे टुक द नैरो विंडी फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और फिर उसको गोद में उठा के वो मस्टर्ड फील्ड मतलब सरसों के खेत के रास्ते वो उसको मेले की तरफ ले गए। Now, as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जैसे ही वो अपने बच्चे के साथ विलेज में एंटर करते हैं तो उस बच्चे को बहुत चीज़ें दिखती हैं। क्या क्या दिखता है उसको? अलग अलग टाइप के फुटपाथ दिखते हैं। मतलब फुटपाथ उसको मतलब अलग अलग फुटपाथ वो देखता है जो कि मेले में जाके जुड़ते हैं। ठीक है, तो वो फुटपाथ देखता है और उस फुटपाथ पे क्या देखता है? लोगों की भीड़। अब उस भीड़ को देख के वो रिपेल्ड मतलब थोड़ा नफ़रत, रिपेल्ड को नफ़रत कहेंगे, लेकिन यहाँ पे रिपेल्ड को कहेंगे घबरा जाना। वो उनको देख के कुछ टाइम के लिए घबरा जाता है। एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, और फैसिनेटेड भी होता है मतलब उसको मतलब बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि मेले में जब जाता है वो ये सोच के जाता है कि मतलब मैं ये लूँगा वो लूँगा। तो उसके दिमाग में दो कंडीशन आई उस टाइम पे, वो डरा भी और फैसिनेट भी हुआ, मतलब उसको देख के वो अट्रैक्ट भी हुआ जैसे ही वहाँ पे उसने एंटर किया। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child started open-eyed and his mouth watered for the barfi. That was his favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. अब जब वो मेले में एंटर होता है तो एक स्वीटमेंट सेलर मतलब मिठाई बेचने वाला, वो हॉक्ड मतलब आवाज़ लगाता है। हॉक्ड मीन्स किसी को आवाज़ लगाना। वो कहता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, मतलब वो सामान बेच रहा है। और जो उसका काउंटर है उसको आसपास से लोगों ने घेर रखा था। वो बच्चा stared open-eyed and his mouth watered for the बर्फ़ी that was his favorite sweet. तो वो बच्चा जिसको बर्फ़ी बहुत पसंद थी उसको खुली आंखों से और मुंह खोल के उसके मुंह में पानी आ रहा था देख के उसको, मतलब वो उसे लेना चाहता था। I want that बर्फ़ी, he slowly murmured. murmured मतलब हल्के से फुसफुसाना। हम लोग कभी कभी हल्के हल्के बोलते हैं तो उसको murmuring कहते हैं। तो यहाँ पे murmured, उसने हल्के से बोला I want that बर्फ़ी, कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ नो, मतलब वो ये भी जानता था कि उसकी बात को कोई नहीं सुनेगा क्योंकि उसके माता पिता समझेंगे कि वो लालची है। तभी उसने अपने माता पिता से वो बात नहीं की, क्योंकि उसको लगा कि उसके मम्मी पापा अगर वो उनसे ये बात कहेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो उसको ग्रीडी मतलब लालची समझेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसने ना ही अपनी बात कही और ना ही किसी आंसर को एक्सपेक्ट किया और वो अपने मम्मी पापा के साथ आगे बढ़ गया। नाउ अ फ्लावर सेलर हॉक्ड a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब जैसे ही वो मिठाई की दुकान से आगे बढ़ता है तो वो एक फ्लावर सेलर मतलब फूल को बेचने वाला वो देखता है और वो फूल वाला क्या चिल्ला रहा होता है, हॉग मतलब आवाज़ लगा रहा होता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर का पेड़, गुलमोहर का फूल कौन सा होता है? ऑरेंज कलर का होता है। और गार्लैंड मीन्स होता है माला मीन्स उसकी माला जो पिरो के बनाई जाती है, तो वो उसको बेच रहा होता है। अब द चाइल्ड सीम इरेसिस्टिबली ड्रॉन, अब वहाँ पे देखा जा सकता है कि वो बच्चा उस चीज़ को इरेसिस्टिबली मतलब बिना पलक झपकाए उसको देख रहा है।
ही वेंट टूवर्ड्स, अब वो उस फूलों वाली माला की दुकान की तरफ बढ़ता है और मतलब हल्के से अपने मन में बोलता है कि मुझे ये माला चाहिए, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल नो, अब वो ये बात भी जानता है कि उसके मम्मी पापा उसको वो चीज़ें ख़रीद के नहीं देंगे, वो फ्लावर्स ख़रीद के नहीं देंगे, वो उसे मना कर देंगे। रिफ्यूज़ मीन्स मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वो उससे हमेशा की तरह यही चीज़ कह देंगे कि ये चीप है, चीप मतलब ये अच्छे नहीं हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो इसलिए यहाँ इस टाइम भी उसने किसी आंसर को एक्सपेक्ट नहीं किया और वो आगे बढ़ गया। Now, a man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. अब गुलमोहर मतलब फ्लावर की शॉप से भी रिफ्यूज़ल पाके वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है एक आदमी एक पोल मतलब एक डंडा लेके खड़ा है जिस पे अलग अलग टाइप के बैलून्स हैं, येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, अलग अलग कलर्स के हैं। अब वो सिंपली मतलब बहुत आसानी से उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है क्योंकि छोटा बच्चा है, बैलून्स के देख के वो बहुत खुश हो गया। वो उनके रेनबो यहाँ पे क्यों यूज़ किया? क्योंकि वो डिफरेंट कलर्स के थे, तो जैसे रेनबो में अलग अलग कलर्स होते तो वैसे ही बैलून्स को एज अ रेनबो यहाँ पे बोला गया है। तो वो उस रेनबो की ग्लोरी में मतलब उसकी चमक में वो इतना खो गया कि उसके मन में उसको ख़रीदने की इच्छा जग गई। ओवरवेलिंग मतलब उसकी इच्छा जग गई कि मतलब मुझे ये लेना है। लेकिन वो ये चीज़ जानता था कि उसके मम्मी पापा उसको ये चीज़ ख़रीद के नहीं देंगे। वो उससे ये कहेंगे कि तुम बहुत बड़े हो गए हो और अब तुम इन सब चीज़ों के खेलने के लायक नहीं हो। मतलब वो उससे ये कहेंगे कि अब तुम बहुत हो चुके हो और अब तुम्हारी इन सब टॉयज़ से खेलने की उम्र नहीं रही है। तो इस चीज़ को वो डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into his invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such chorus music as the snake charmer played, he proceeded further. अब जब ये बढ़ता है तो वो एक स्नेक चार्मर मतलब एक सपेरे को देखता है जो कि बीन बजा रहा है। फ्लूट मतलब यहाँ पे बीन, एक सांप के सामने बैठा बीन बजा रहा है जो कि अपनी टोकरी में कुंडली मार के बैठा है। कॉइल्ड मतलब कुंडली मारना। इट्स हेड रेड्स, उसने अपना सर ऐसे उठा रखा है और इस तरीके से उसका ग्रेसफुल मतलब बहुत आकर्षित तरीके से उसकी गर्दन जो बेंड हो रखी है, ऐसा लग रहा है कि उसकी गर्दन बिल्कुल एक स्वान मतलब हंस की तरह बेंड हो रखी हो। और जबकि उसके कानों में जो उसके इनविजिबल है, क्योंकि सांप के तो कान होते नहीं हैं, तो उसके इनविजिबल कानों में मतलब इनविजिबल वाटरफॉल की तरह जो मतलब म्यूज़िक जा रहा है वो भी यहाँ पे बताया गया है ये कैसे वो उस बीन की आवाज़ में खो चुका है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब वो उस सपेरे के पास जाता है। बट यहाँ पे वो ये बात भी जानता है कि उसके माता पिता ने उसको ऐसा कोर्स म्यूज़िक मतलब ऐसा करकित मीन्स डिस्टर्बिंग, ऐसा ख़राब म्यूज़िक सुनने से मना किया है। तो वो उस टाइम भी वहाँ पे निराश हो जाता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। There was a roundabout in full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, shrieked and carried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. अब क्या होता है जब वो वहाँ से आगे बढ़ता है तो वो देखता है एक स्विंग मतलब झूला। तो वो एक राउंड अबाउट मतलब एक गोल झूला जो गोल गोल घूम रहा था। मैन वुमेन
सॉरी, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ whirling मोशन। अब जो वहाँ पे आदमी, औरतें, बच्चे थे वो उसमें गोल 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 घूम रहे थे। whirling मोशन मतलब गोल गोल घूम रहे थे। श्रीक, कुछ चिल्ला रहे थे और कुछ बहुत तेज़ तेज़ हंस रहे। डिजी लाफ्टर मतलब बहुत तेज़ तेज़ हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली, वो बच्चा उनको इतने घूर के देख रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब वो चाहता था कि वो भी उस पर जाएँ, वो भी उस पर जाके झूले। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर उसने अपने माता पिता से एक निर्भीक, बोल्ड मतलब निर्भीक रिक्वेस्ट की कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। वो कहता है मुझे भी उस झूले पे जाना है, प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ मम्मी पापा, मुझे भी उस झूले पे जाना है। इस वीडियो को फ़िलहाल हम अभी यहीं तक रखेंगे। पार्ट सेकेंड में आपको इसके आगे का एक्सप्लेनेशन दूंगी। अगर इस वीडियो में आपको ऐसा लगता है कि कोई भी लाइन क्लियर नहीं है या आपको समझ में नहीं आई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप आराम से वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह से अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प की है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी किसी तरह से हेल्प मिल सके मेरी वीडियो से। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो पार्ट सेकंड है सबसे पहले आप देख पाएँ उसको। एंड टिल देन इस पार्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करें। एंड आपको अगर किसी भी तरह से नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद इशिता। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।